SHU यूट्यूब चैनल पे मैं हमारी आपका खैर मकदम करता हूँ खेल के मैदान से में। और इतवार का खेल के मैदान से आज बात ज्यादा क्रिकेट की, थोड़ी बहुत फुटबॉल की और एक इनाम की। क्रिकेट में पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और अब ये लगातार सिलसिला उनका जारी रहा। पाकिस्तान में सीरीज और रिटर्न सीरीज, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, ODI हो, सब पाकिस्तान ने जीत ली। बात करें डिसाइडिंग T20 की, चौथा T20 डिसाइडिंग इसलिए था कि अगर साउथ अफ्रीका T20 जीत जाता, सीरीज बराबर हो जाती, पाकिस्तान जीत जाता तो सीरीज जीत जाता, इसीलिए डिसाइडर था एक हिसाब से। पाकिस्तान की 2-1 की लीड थी। साउथ अफ्रीका ने आगाज अच्छा किया, इसमें बैटिंग तेजी से करने लगे और उन्होंने सोचा कि अगर पिछली मरतबा 203 का स्कोर कम था, इस बार भी 200 तक जाएंगे, जरूरी दूसरी टीम हर बार 200 चेज करे। और बड़ी तेजी से टीम आगे बढ़ रही थी और बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल रही थी। लेकिन देन फहीम अशरफ हैपेंड, जो ने बॉलिंग की उस वक्त आके, उससे ब्रेक भी लगी, विकेट भी मिले और टोटली पासा पलट गया गेम का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9.4 ओवर में 102 पे 2 थे सिर्फ। अब आप समझिए 10 ओवर बाकी हैं, 8 खिलाड़ी बाकी हैं, वो 80 तो कम से कम है, 80 से ऊपर भी जा सकता है स्कोर। लेकिन वहां स्कोर रुक गया। नवाज ने 3 ओवर में 30 रन दिए थे, तो चौथा क्यों करना था, ये मुझे समझ नहीं आया। ऑन द ट्रॉट कोई बात बनी नहीं वहां कि अब चौथा ऑन द ट्रॉट करा रहे हैं स्पिनर को। फिर एक स्पिनर पाकिस्तान ने शॉट खेला और हसन अली ने बहुत खराब बॉलिंग की पहली स्पेल में। शाहीन अफरीदी ने तो ठीक की, सिर्फ हारिस ने, रऊफ ने ठीक की बॉलिंग। शाहीन अफरीदी को भी रन तो पड़े पहली स्पेल में, लेकिन हसन अली का एज यूजुअल जब कमबैक होता है, जब वो सेकंड स्पेल में आते हैं, वो पहली स्पेल का बोझ लेके नहीं आते। एक बॉल अच्छी करते हैं और विकेट लेते हैं, और वो बड़े साबित हुए अच्छे, और अच्छे मौके पे उनको बाबर आजम ने लाया। जब उसने देखा कि फिर साउथ अफ्रीका प्रेशर में आया है और मेरा बॉलर भी ये प्रेशर में है, इसको रन पड़ चुके हैं, इसी वक्त मौका है कि बैट्समैन रिस्क नहीं लेगा, ये कुछ कर दे, और उन्हें कुछ किया। एक लंबे टोटल की तरफ जाते जाते साउथ अफ्रीका 145 तक आ गया, टारगेट लेके नहीं जा सका। वहां पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, हालांकि मिसफील्ड हुई, लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई। और साउथ अफ्रीका अनप्लान तरीके से कोशिश करता रहा, उसमें कुछ गैर तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, वो भी एक फर्क पड़ा, और कोशिश साबित अच्छी नहीं हुई। फहीम अशरफ 17 रन 3 विकेट, और हसन अली एंड पे विकेट ले जाते हैं, और टारगेट गेटेबल है पाकिस्तान के लिए गिवन लास्ट मैच। लेकिन T20 में एक पार्टनरशिप से जहां मैच बदलता है, वहां 1 विकेट या 2 विकेट गिरने से उलटफेर भी हो जाता है। रिजवान 2 मैचों में 70 प्लस, वो 2 में 0, शार्प कंट्रास्ट। इसमें अच्छी इफेक्टिव स्टंपिंग की क्लासन ने उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहतरीन स्टंप किया, लेकिन ओवर बैलेंस हो गई। और अगर ये ट्रेंड देख ली बॉलर्स ने, तो उनको इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जरा सी सेंट आ जाए ना, किसी की कोई कमी नहीं भी हो, लगे कि ये हो सकती है, तो उस पर सारी टीमें काम करती हैं, उस खामी पे। पावर प्ले में पाकिस्तान के 57 पे 1 था, तो साउथ अफ्रीका का 53 पे 1 था। टीमें इकट्ठे जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर उनका फिनिश खराब हुआ है। क्या इनका फिनिश वैसा होगा? बाबर आजम फ्लो में है, उनसे ज्यादा फ्लो में फखर जमान। अब 8 ओवर की बात लें, 71 पे साउथ अफ्रीका 1, पाकिस्तान 80 पे 1। 9.2 ओवर से मैच पलटना शुरू हो जाता है, जब फखर जमान 60 रन बना के आउट हो जाते हैं, और वो 60 रन 34 बॉल में बनाते हैं, एक फ्लुएंट और बेहतरीन इनिंग खेलते हैं। इसमें सेकंड फिडल खेल रहे हैं बाबर आजम, उनको पता है एक मारना है, मुझे रहना चाहिए, और थोड़ी फ्लुएंसी उतनी नहीं है, पेनिट्रेशन कम है पिछले मैच के मुकाबले बैटिंग में। 9.4 ओवर 98 पे 3 बाबर आजम आउट। प्रोसेशन स्टार्ट्स। उसके बाद हैदर अली, हफीज, आसिफ, जो आया सो चला गया। हैरानी मुझे आसिफ की नहीं है इतनी, उनकी बात मैं करूंगा, इतनी हफीज की है। 100 से ज्यादा T20 खेले हैं, बेहतरीन बैट्समैन है, टारगेट 40 रन बनाने हैं, आपको टीम को कैरी करना है, और रन रेट 5 भी नहीं है, तो आप ही को टीम को पार ले जाना है, बाकियों को चला के नहीं। आप अपनी धुन में खेल जाते हैं, एक ऊंची हिट मार के अपने रास्ते चल दिए, तो फिर आपका एज 42 ईयर ओल्ड सीनियर प्रो रोल क्या है टीम में, ये सोचना पड़ेगा। हफीज से पहले मस्ट आउटेड हैदर अली गए, अब जब हफीज गए तो स्कोर है 110 पे 5।
उसके बाद 9 बॉलों में 6 आसिफ के। मैंने बारहा कहा था आसिफ के बारे में, जो पहले भी देखा था कि कुछ इश्यूज हैं, वो इस लायक नहीं लगते हैं, लेकिन सेलेक्टर खिला रहे हैं, काबिलियत होगी। यहाँ कुछ लोगों ने पहले भी कहा था कि ऐसा बिग हिटर चाहिए बीच में जो मैच बदले, ये सिर्फ हफीज, ये सिर्फ आसिफ है, आसिफ है। और वो आज कह रहे हैं कि आसिफ तो फजूल प्लेयर है, इसको खिलाते क्यों। ये यहाँ वहां सब जगह बात हो रही है। अब कुछ लोगों ने खुश दिल का नाम लिया, किसी ने किसी का लिया, वो नहीं पता वो इस स्टेज पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। कुछ कहते हैं शोएब मलिक को वापस लाओ मिडिल ऑर्डर में, ये पुराने इंटरनेशनल खिलाड़ी कह रहे हैं। ये भी हम कह नहीं सकते कि सही मूव होगी, लेकिन सोचने की बात है कि इस मौके पे आके अगर आप एज प्योरली बैट्समैन खेलते हैं, आप सिचुएशन समझते क्यों नहीं। फिर बीच में एक मौका आया 46 बॉलें, कोई भी बाउंड्री नहीं, और ये मौका आया कि मैच हारने की तरफ चला गया पाकिस्तान। और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। शमसी ने अच्छी बॉलिंग की, 14 ने अच्छी बॉलिंग की, विलियम्स की पहली स्पेल अच्छी रही। जो भी आया उसने बड़े हिसाब से बॉलिंग शुरू कर दी, प्रेशर में ले आए पाकिस्तान को। वो रन रेट जहां 5 था वो 15 तक पहुंचा दिया। हालात यहां पहुंचे कि 10 बॉलों में 16 रन चाहिए थे और खिलाड़ी 7 आउट हुए थे। फिर नवाज का जादू चल गया, 2 छक्के और कुछ बैट पे उनके बॉलें आने लगी और पाकिस्तान अल्टीमेटली मैच जीत गया। Hats off to South Africa, a fresh, inexperienced side, mostly in bowling, not in batting. लोगों का गलत फहमी है। डसन, क्लासन, बाकी वो सारे माकरम, मलान, सारे ए टीम में भी खेलते हैं। ये जो कह रहे हैं नहीं थी ए टीम, वो गलत बोल रहे हैं। यहाँ बॉलिंग में कमजोरी थी, इसलिए कि एक्सपीरियंस कम थी। तो उसके बाद पाकिस्तान सीरीज जीत गया, लेकिन मिडल ऑर्डर नदारत पाकिस्तान का, दे डोंट हैव अ मिडल ऑर्डर एज येट। और प्रॉब्लम यह है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता मिडिल ऑर्डर में, और कुछ दिखता नहीं है कि इनिंग चलानी कैसे है। शुरू के बैट्समैन आपको मैच जिता देते हैं ना, तो एक मसला भी हो जाता है उसमें, बाकी एक्सपोज नहीं होते हैं प्रेशर को, और फिर जब उनकी बारी आती है तो दिखता है कि ये काम की नहीं है। लेकिन हफीज जैसा खिलाड़ी जब मिडिल में है, फहीम अशरफ भी अब अच्छा खेल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने सीरीज के शुरू में कहा था, 2 खिलाड़ी मिस हुए, एक हारिस सुहेल और एक इमाद वसीम। वसीम हिट मार सकते हैं, अच्छी फील्ड अच्छी करते हैं, बॉलर अच्छे हैं। हारिस सुहेल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है लिमिटेड ओवर्स में, और उनको प्लेस मिलनी ही मिलनी है इस टीम में, क्योंकि आसिफ को जाना है। हैदर इज नॉट अप टू इट एट प्रेजेंट इट सीम्स। नवाज ठीक है, लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, तो सोचना होगा इस बारे में इनको। और साउथ अफ्रीका जहां है, अब साउथ अफ्रीका की थोड़े मामले बढ़ गए। जो 5 प्लेयरों भगोड़े यहाँ आए हैं वो टीम में वापस आएंगे, लेकिन वहां कुछ प्लेयरों ने अपने आप को प्रूव किया है। कंपटीशन फॉर प्लेसेस बढ़ गया उनकी टीम में, और कोशिश अच्छी की, क्लासन ने कैप्टनशिप अच्छी की। अब मैंने कहा कि कुछ सवाल हैं उनके, मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी ये भी हमें पता है कि चैंपियंस लीग का 28 को ऐसे सेमीफाइनल है 28 को, और उस पर चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड, और उसके बाद PSG वर्सेस मैनचेस्टर सिटी है मैच। 2 इंग्लैंड के क्लब हैं चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में, दोनों फाइनल में भी आ सकते हैं, दोनों नहीं भी आ सकते हैं, यह है। और यहाँ से BND के क्रिकेट के लिए BCCI ने 2 लोग नामजद किए हैं, BCCI को रिप्रेजेंट करेंगे, JKCA को चलाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे। वो हैं एक राजीव शुक्ला, जो IPL के रहे हैं पहले चेयरमैन भी, और उसके अलावा कई ओहदों पर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं बोर्ड के, बहुत पुराने ज़माने से इसमें हैं। और उनके साथ एक धूमल साहब हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट ऑफ अनुराग ठाकुर, जिनको भी सीनियर कहा जा रहा है। सीनियर विनर तो है नहीं वो, लेकिन इन्फ्लुएंस उनका बहुत है अपने भाई के वजह से JNK के क्रिकेट के एक हिस्से में। उसके बाद अब एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या बनती है और ये क्या फैसले लेते हैं, कि ये पहले ही कुछ और मोटिवेशन लेके आए, ये हम नहीं जानते। लेट्स टेक देम ऑन देयर फेस एज पीपल हु विल डिलीवर। अगर मैंने बात इनाम की कही, आपको याद होगा जब कोरोना का आगाज हुआ, आकाश क्या हुआ, कोरोना का आउटबर्स्ट हुआ दुनिया में, तो उसके बाद खेल रुक गए और फिर खेल शुरू होने लगे। और हमारे एक बेहतरीन साथी आबिद रशीद बाबा ने एक स्टोरी बनाई, स्पोर्ट्स इन द टाइम ऑफ कोरोना। तो लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा मुझे याद आ गया था तब। तो इसमें स्टोरी ने ईशा की ऑडियो स्टोरी का 3रा इनाम लिया, बेस्ट स्पोर्ट्स स्टोरी का कोरोना के दौरान। और आबिद खुद इसके बारे में बोलेंगे, और इसके बाद मैं आपको उस स्टोरी के ग्लिम्पसेस दिखाऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, खेल के मैदान से के सभी देखने वालों को मेरी तरफ से आदाब व सलाम। मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मशकूर व ममनून हूँ सैयद हुमायूं कैसर का, मेरे मेंटर का, जिन्होंने हर पल, हर साथ, हर वक्त मेरी रहबरी व रहनुमाई की पिछले 13 साल से करते आ रहे हैं। इस अवार्ड के बारे में बताता, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, मच ऑफ द क्रेडिट ऑफ दिस अवार्ड गोज़ टू सैयद हुमायूं कैसर। मेरी भी मेहनत है, लेकिन हुमायूं साहब रहनुमाई ना करते तो आज ये अवार्ड मुझे ना मिलता। सेकंड, आई रिमेंबर व्हेन द एप्लीकेशंस फॉर दिस अवार्ड वेयर ओपन। जब एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई तो आई वाज इन बेंगलोर, में क्वारंटीन में था। तब आई न्यू कि एक टाइमली आइडिया हो तो वो ज़्यादा बेटर चलेगा। देन आई फोन्ड हुमायूं साहब एंड ही एक्सप्लेन्ड it to me, and he said, I still remember, he said it's a very good idea but you should know how to execute it. उन्होंने करीब 10 मिनट मुझे समझाया कि इस चीज़ को स्पोर्ट्स, फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन टाइम्स ऑफ कोविड, इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो मैंने बहुत हद तक कोशिश की इसके साथ इंसाफ करने की। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस विद द पीस एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 days टू कंप्लीट इट। छोटा सा था, 5 मिनट का ये टॉक था। आई रिमेंबर, आई गेस अक्टूबर के लास्ट वीक में ये चला था स्पोर्ट खेल के मैदान से में, एंड इट वाज अ टाइमली स्टोरी। और ये बताता चलूँ कि इसमें 5 बर अज़मों से 119 नेशन से सबमिशंस आई थी, 1871 सबमिशंस आई थी, और 1871 लोगों ने सबमिट किए थे अपने जो उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में जो भी लिखा था। चाइना के वेलिंग वू ने पहली पोजीशन हासिल की, ईरान के शहराम ज़ैनुल आबिदीन ने दूसरी पोजीशन हासिल की, और नाचीज़ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ये एशिया में ये जो 3 अवार्ड्स, 3 कैटेगरीज थी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ऑडियो में हम 3 ने जीता है। एंड आई गेस देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड दिस वाज जस्ट अ थैंक यू नोट, एंड थैंक्स टू हुमायूं सर एंड टीम KKMS फॉर द लव एंड सपोर्ट दे आर शॉवरिंग। ऑल द बेस्ट। कोविड की बात हुई बीच में, और कोविड की वजह से काफी कुछ मुतासिर हुआ खेलों में, काफी खेल रुक गए, थम गए, लेकिन खेल अनथमने वाली चीज है। सब कुछ रुक जाए, खेल नहीं रुकता, खेल शुरू हो गए। और कोविड और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स, इसको बड़ी अच्छी तरह से बुना है आबिद रशीद बाबा ने खेल के मैदान से के लिए। कोविड-19 महामारी के चलते 8 जुलाई 2020 को साउथहैम्पटन में वाक़िया एजिस बाउल नामी मैदान में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट फिर से बहाल हुआ। बायो बबल स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का ये तजुर्बा कामयाब रहा। तब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों ने भी इंग्लैंड का दौरा किया। इस सीरीज से कबल मेडिकल स्क्रीनिंग, मैदान की सैनिटाइजिंग, मैच ऑफिशियल्स, खिलाड़ियों और मीडिया के लिए रिहाइश का अलग एहतमाम और इंतजाम भी हुआ। इसी बंदोबस्त में कोविड-19 प्लेयर सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का निफाज भी अमल में आया। इधर जर्मन बुंडेसलीगा में फिजिकल डिस्टेंसिंग का खासा एहतमाम रहा। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग जब बहाल हुई तो मसनूई शोर और सदा बंद की गई मौसीकी का सहारा भी लिया गया। इतना ही नहीं, इस साल ICC ने बॉल स्पिटिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। ला लीगा ब्रॉडकास्टर्स के लिए स्पेनिश फुटबॉल लीग ने विजिट नामी नॉर्वे की एक कंपनी के साथ मिलकर एनिमेटेड तस्वीर लगाकर शायकीन को ये तासुर देने की कोशिश की कि देखने वाले तो नहीं आए, लेकिन जोश और वलवला आज भी बाकी है। काबिल जिक्र है कि ला लीगा और प्रीमियर लीग यूरोप के 2 बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट्स माने जाते हैं, जहां लाखों तमाशाइयों की आमद होती है, लेकिन इस साल 500 से ज्यादा फुटबॉल शेदाइयों को मैदान में आने की इजाजत न थी। दूसरी आलमी जंग के बाद पहली मर्तबा विंबलडन को मंसूख करना पड़ा। वजह कोविड-19। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, यूरो 2020, कोपा अमेरिका 2020, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप समेत हजारों छोटे बड़े इवेंट्स मुलतवी हुए। पूरा आलम सुनसान था, क्योंकि मुंबई से मियामी, वुहान से मिलान और बारामुल्ला से बार्सिलोना तक एक वायरस ने पूरी इंसानियत को घरों में कैद कर लिया था। $160 बिलियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को आलमी सतह पर बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बहुत मुबारक आबिद आपको, और बहुत अच्छा काम आपने किया, और आप काम करते भी बहुत अच्छा है। तन लगा के, मन लगा के, और रियल स्टोरीज की तरफ आपकी नजर रहती है। यू हैव नोज फॉर गुड स्टोरीज। ऑल द बेस्ट। तो आके कुछ भी जाने पाते हैं। आपसे हमने पूछा था कि वो एक मैसेज है
दूसरी आलमी जंग का जिसका ताल्लुक क्रिकेट से है। तो मैसेज क्या है? तो कई लोगों ने लिखे हैं बड़े बड़े मैसेज, लेकिन एक छोटा सा मैसेज था, मैकेब इज आउट, ब्रैडमैन इज स्टिल बैटिंग। जब मसलोनी को साफ कर दिया गया, हिटलर भी बाकी थे। तो ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भेजा था। मैकेब एक ग्रेट बैट्समैन थे तारीख के क्रिकेट की। उनकी एक डबल सेंचुरी आज भी ग्रेटेस्ट डबल सेंचुरी में गिनी जाती है, कभी उन पर भी बात होगी। तो ये मैसेज था। कई सही जवाब मिले हैं। जिनके सही जवाब हैं उनके नाम बताऊंगा, उसके बाद आपकी चिट्ठियां, और उसके बाद आज का सवाल। सही जवाब देने वाले जो हैं 10 पहले, डार रऊफ पुरवारा चाडोरा, डॉक्टर शेख फिरदौस नौगाम, शबीर अहमद भट्ट शुपोरा चाडोरा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, मुश्ताक लोन तुर्कोंगाम शुपियन, ऋषि मुंतजर लेथपोरा पुलवामा, फारूक अब्दुल्ला बट्टिंगो अनंतनाग, खुर्शीद लोन शुपियन, इश्तियाक वानी चिट्टी बांडीपोरा, चिट्टी बांडीपोरा, और मलिक सरफराज सोनियम पटन। विनर कौन है थोड़ी देर के बाद। पहले वाजिद गुलजार का सवाल। ये कहते हैं कि डज कोचिंग इम्पैक्ट प्लेयर्स ऑफ हाई कैलिबर एंड कैरेक्टर एंड आर दे गुड फॉर ओवरऑल गुड फॉर द टीम। फिर ये आगे एग्जाम्पल देते हैं, ग्रेग चैपल जैसा अजीम खिलाड़ी आया, सहवाग, द्रविड़, हरभजन, तेंदुलकर, जहीर खान सब टीम में है, और 2007 के आलमी कप के पहले राउंड में इंडिया बाहर हो गया। पहली बात कोचिंग क्यों है, और दूसरी बात ग्रेग चैपल फेल क्यों है, कर्स्टन कामयाब क्यों है। देखिए, इस लेवल पे जब हम कोचिंग की बात करते हैं, ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि कोच का रोल बदल गया है। इसको मैनेजर कहना चाहिए, फुटबॉल के मैनेजर की तरह, हु स्ट्रेटेजाइजेस प्लान्स, कि वो एक प्लान बनाता है कि हमारी टीम कैसे चलेगी, दूसरी टीम को काउंटर कैसे करेंगे, सिचुएशन हैंडल कैसे होंगी। ये रोल बदल गया है। और यहाँ जैसे अब बैटिंग कोच है इंडियन टीम में, पाकिस्तान टीम में, बाकियों में है, बॉलिंग कोच है, वो रन अप नहीं सिखाता है आपको। उसको लगता है कहीं इसकी बॉलिंग जो इसका नॉर्मल है, काबिलियत, उससे हट रही है, कहीं कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई गलती ये रिपीट कर रहा है, किसी सिचुएशन में ये प्रेशर में आ जाता है, किसी सिचुएशन में ये भूल जाता है इसकी बॉलिंग में ये खास चीज है, या बैटिंग में ये इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो दूर करते हैं, दुरुस्त करते हैं। इसमें हाथ पकड़ के सिखाया नहीं जाता, इस लेवल पे हैंड होल्डिंग नहीं होती है, गाइडेंस होती है। और ये अहम है किसी भी खेल में, क्योंकि मेसी भी आज भी उनको कोच कहीं ना कहीं, या मैनेजर जो है वो कुछ गाइड करता होगा। वैसे ही बड़े से बड़े क्रिकेट प्लेयर को, स्टीव स्मिथ को भी करते होंगे। जहां तक ग्रेग चैपल का ताल्लुक है, मैं अंदर रेडियो पे प्रोग्राम करता था, उनकी अपॉइंटमेंट के दिन मैंने कहा ही विल बी ए फेलियर, दिन सेम डे मैंने कहा ही इज टू बिग फॉर दिस असाइनमेंट। एक, और वो बहुत ज्यादा ईगो वाला खिलाड़ी है, वो अपनी लेवल पे अपनी बात पे देखना चाहता है। वो चाहता है कि जो मैं कहूंगा वो होगा, जो प्लेयर कहेंगे वो बाद में सोचा जाएगा। ही इज ए गुड स्पीकर, ही वांट डूअर्स, ही इज अ बैड लिसनर। और वहां बात खा गया ग्रेग चैपल अपनी अजमत की वजह से। कर्स्टन की बात ये थी कि उनने प्लेयरों को समझा, प्लेयरों को रोल असाइन किए कि तुम एक दूसरे के साथ क्या करोगे, तुम कैसे सीक आउट हेल्प करोगे, और मैं तुम लोगों को ओवरऑल गाइड करके, मैनेज करके बताऊंगा कि एक दूसरे की मदद करके हम कैसे खेलेंगे। जबकि ग्रेग चैपल कहते थे सिर्फ मेरी मदद लोगे और मैं बताऊंगा जो करोगे, तुम लोग कुछ नहीं बताओगे मुझे। ये कहते तुम मुझे बताओ हम क्या करेंगे, मैं उसको एक नए प्लान में डाल के बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस्तेमाल करूंगा। यहाँ कर्स्टन कामयाब हो गए। दानिश आफाकी आरत नारबल से कहते हैं पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है, फेल हो रहा है, आसिफ फेल हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में हफीज ने भी सही नहीं खेला जो आप कह रहे हैं। तो ये कुछ नाम लिखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में अगर वो ले आएंगे शोएब मसूद को, जीशान मलिक को, हारिस सुहेल को, खुशदिल को, तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। वो कहते हैं कि ओपनिंग पेयर तो अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो शर्जील की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि आसिफ की जगह उनका रोल हो सकता है। देखना यह है कि क्या नंबर 6 पे शर्जील खेलने के आदी हैं, खेल पाएंगे कि ज़ाया ना हो जाए। और एक आपको सब्स्टिट्यूट ओपनर चाहिए टीम में, हालांकि फ़खर जमान है वो सब्स्टिट्यूट ओपनर, अगर आपको ज़रूरत पड़ी वो ओपन कर सकते हैं। इसमें एक और बात मुझे याद आ गई इन बिटवीन, कुछ प्लेयरों के आपने नाम लिए। एक प्लेयर है फॉरगॉटन, जिसको बाय हुक और क्रुक टीम से निकालने की ठानी गई 2017 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के, और वापस दाखिल नहीं होने दिया। मैं नहीं कहता हूँ अब वो किस फॉर्म में कहाँ दाखिल होंगे, वो कहते हैं मैं अमेरिका जाके सेटल हो जाऊंगा, वहाँ लीग खेलूंगा। जुनैद खान, वहाँ क्रिकेटर का यह हशर हो सकता है।
शाहरुख के सवाल का ताल्लुक आईपीएल से। कहते हैं 150 का स्कोर चेज नहीं हो रहा है चेन्नई में और बड़ी मुश्किल हो रही है टीमों को। फिर भी 9 में से 10 टीमें पहले कहती हैं कि हम बॉलिंग करेंगे। तो ये क्या लगता है टारगेट चेज करना? देखिए, ये लगता है कि एक सेट टारगेट मिला है, उसी की तरफ जाएंगे, दूसरी टीम को प्रेशर में लाएंगे और शाम को ड्यू होगा उससे बच जाएंगे। एक रीजन ये हो सकता है, एक कोशिश हो सकती है, एक वजह हो सकती है। लेकिन चेन्नई में हमने देखा, जो मैचेस मैंने देखे, वो 90-80 तक स्कोर, 70 तक एक आउट होता है, रन रेट 8 और 9 होता है। ये हैदराबाद की दोनों मैचेस में हुआ। उसके बाद के प्लेयर जो हैं वो इस 8-9 के रन रेट को मेंटेन करने की कोशिश में विकेट थ्रो करते हैं। अब आपका 9 का या रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट आपका 6.5 है, 7 है, तो उसके बाद आप थोड़े शटल होके खेलें। नहीं, वो बिग हिट्स में आउट होते हैं। वो जो डिफ्लेक्शन एंड सिंगल्स और ये है, और मैक्सिमम खिलाड़ी विकेट का एक साइड इस्तेमाल करके रन बनाने की कोशिश करते हैं, ऑन साइड। ऑफ को भूल जाते हैं, डेफ्ट टचेस को भूल जाते हैं। तो उसके बाद प्रेशर बढ़ता जाता है और हमने देखा कि 20 बॉलों में 15 रन से हो जाते हैं कि बाद में देखते देखते वही 12 बॉलों में 14 रन कि प्लेयर कुछ नहीं कर पाते। दे विल सॉर्ट इट आउट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब उनको एक चीज सोचनी होगी यहाँ आईपीएल के हवाले से भी, बायो बबल में है, इर्द गिर्द का माहौल उनको पता है, लोग मर रहे हैं, कोविड फैल रहा है, हालात सही नहीं है। वो भी इंसान है, उनकी फैमिलीज भी हैं, लोग भी हैं उनसे रिलेटेड, सब अंडर प्रेशर है। वो प्रेशर का कहीं ना कहीं असर तो होगा। एक सवाल और है, उससे पहले पिछले क्विज का विनर मैकेब इज आउट, ब्रैडमैन इज स्टिल बैटिंग, इश्तियाक वानी, छठी बानी बोरा से। बहुत बहुत मुबारक इश्तियाक आपको। और ये सवाल है आखिरी मोहम्मद रमजान का मुगलपुरा से, कहते हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम को वीज़ा मिलेगा T20 आलमी कप के लिए? जो इंडिया ने कहा वीज़ा दे देंगे पाकिस्तानी टीम को। और मैंने किसी रिलायबल सोर्स से सुना है कि अगले आईपीएल में भी पाकिस्तानी टीम को ऑफर होगा प्लेयरों को आने का, बीसीसीआई की तरफ से ऑफर तो होगा। क्या फ्रेंचाइजी हिम्मत करेगा उनको खिलाने की? सोचने की बात यह है, और लाएगा टीम में ये कभी और जब ऐसा मामला होगा। लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्हें प्रोग्राम को सराहा है, कुछ अच्छी बातें कही हैं, प्रोग्राम देखा है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा यहाँ। एक तारिक वानी है, आसिफ गुल हैं, और इफ़ीजान है, आशिक महताब हैं, उसैब अहमद हैं, और एजाज कलास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम पसंद करने के लिए। और रशीद भी आ जाएंगे इसमें, हालात ऐसे नहीं है कि हम दोनों एक जगह बैठ सकें आजकल, तो इसलिए हम दूर दूर हैं। और इस वक्त आज का सवाल, और आज का सवाल हमारा ये है, ये आवाज़ आप सुनिए और बताइए ये कौन शख्स है जो ये कह रहा है। Nerve-wracking, and the juniors are shooting really well, so they're always pushing it to the limit, and they're only going to improve from here. The new format is always like that, and in the finals is always experience. So I think that's what paid me today. इजाज़त चाहूँगा, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। मैं खुदा हाफिज़।